नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के शासन प्रबंध के बारे में। हर्ष के काल की शासन व्यवस्था कैसी थी और वेगसांग के यात्रा विवरण के बारे में। हर्ष का जो साम्राज्य विस्तार था वो इतिहासकार डॉक्टर पी.एल. भार्गव के अनुसार हर्ष के प्रत्यक्ष शासन में थानेश्वर, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा थे। परंतु उसके सामंतों के राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाए तो उसका साम्राज्य कम से कम उत्तर में जलंधर से दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में बल्लभी से पूर्व में कामरूप यानी असम तक फैला हुआ था। डॉक्टर राजवली पांडे के अनुसार हर्ष के विशाल साम्राज्य का जो विस्तार था वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक था। दिग्विजय के समय हर्ष की शक्ति और प्रभाव से समीप के जो अनेक राजा थे उन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। साम्राज्य में पैतृक राज्य, भोग राज्य, अधीन राज्य, अधीन मित्र ये सभी शामिल थे। तो मोटे तौर पर जो हर्ष का साम्राज्य है उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में नर्मदा और महेंद्र पर्वत यानी उड़ीसा तक था। थानेश्वर और कन्नौज उसके गृह राज्य थे। तो इस प्रकार सारा आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत और उसके अधीन था और वह वस्तुतः सकलोत्तरापतनाथ यानी संपूर्ण उत्तरी भारत का अधिपति था। हर्ष का शासन प्रबंध। हर्ष ने गुप्तों की तरह ही गुप्तों ने जो स्थापित किया था मूल प्रशासनिक व्यवस्था उसको बनाए रखा, परंतु आवश्यकता अनुसार उसमें कुछ संशोधन और परिवर्तन भी किया। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल हर्ष राज्य और शासन का प्रधान था। राज्य की समस्त जो शक्तियां थी वो उसी के हाथों में केंद्रित थी। सैद्धांतिक रूप से वह सर्वशक्तिशाली और निरंकुश शासक था जिस पर कोई भी संवैधानिक प्रतिबंध नहीं था, परंतु व्यवहारतः वह प्रजावत्सल शासक था और हमेशा जनहित के कार्यों में लगा रहता था तथा प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता था। वह धर्म और दंड का समुचित व्यवहार करने वाला, शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला तथा प्रजा के आध्यात्मिक कल्याण के लिए काम करने वाला राजा था। बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, शिव, कुबेर, इंद्र इससे इनकी तुलना करते हैं बाणभट्ट हर्ष की। वेगसांग हर्ष की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि हर्ष का पूरा दिन समस्त दिन 3 भागों में डिवाइड था। दिन का एक भाग प्रशासनिक कार्यों के लिए सुरक्षित था तो 2 हिस्से धार्मिक या जनहित के कार्यों के लिए था। साम्राज्य का संगठन कैसा था? हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। उसके साम्राज्य में गृह राज्य, भोग राज्य, अधीन राज्य और अधीन मित्र शामिल थे। गृह राज्य पर हर्ष का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण था, परंतु जो अन्य राज्य थे उस पर उसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। इन पर उसके अधीनस्थ शासक और सामंत राज करते थे। हर्ष की उपाधियों जैसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सकलोत्तरापथेश्वर, एकाधिराज, चक्रवर्ती, परमेश्वर आदि से स्पष्ट होता है कि हर्ष में दैवी गुणों का समावेश था तथा उसके अधीन अनेक शासक थे और वह उनका प्रधान था। ये अधीनस्थ शासक हर्ष को कर देते थे, टैक्स देते थे, सैनिक सहायता देते थे तथा दरबार में उपस्थित होते थे और हर्ष उन्हें सुरक्षा प्रदान करता था और उन्हें प्रशासनिक छूट दिया करता था। इस प्रकार व्यवहारिक रूप में हर्ष और उसके अधीनस्थ शासकों में शक्ति का विभाजन था। हर्ष के सहायक मंत्री और अधिकारी हर्ष शासन जो चलाता था वो अपने मंत्री और अधिकारियों की सहायता से चलाता था। वेंगसांग के अनुसार हर्ष एक मंत्री परिषद की सहायता से शासन चलाता था जिसमें सामंतों, विभागीय प्रधानों और राजा के सलाहकारों को स्थान दिया गया था। हर्ष के सभी मंत्री योग्य और कुशल थे। ये कुशल सेनापति का भी गुण रखते थे। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष का मंत्री भंडी राजा के साथ सैनिक अभियानों में भाग लेता था। भंडी के अलावा आवंती ये युद्ध और शांति का मंत्री होता था। सिंहनाद ये सेना का प्रधान और कुंतल ये अश्व सेना का प्रधान होता था। इनका भी उल्लेख मिलता है। हर्ष के अभिलेखों और हर्ष चरित में अनेक राजकीय अधिकारियों का वर्णन मिलता है जिनमें प्रमुख अधिकारी थे महासंधि विग्रहाधिकृत, संधि विग्रहक जो कि युद्ध और शांति के कार्यों का अधिकारी होता था, महाबलाधिकृत, बलाधिकृत, सेनापति, बृहदाश्वार यानी अश्व सेना का प्रधान, कटुक ये गज सेना का प्रधान यानी हाथी सेना का, पाटीपाती ये सैनिकों के निवास स्थान के निरीक्षक होते थे,
और चट्टभट्ट ये पुलिस अधिकारी होते थे। ये सभी अधिकारी सैन्य विभाग से संबंधित थे। ये जो अधिकारियों के नाम मैं आपको बता रही हूँ, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके अलावा राज्य स्थानीय यानी प्रादेशिक शासक, कुमारामात्य, ये राजवंश से संबंधित अधिकारी हुआ करते थे। दूत और यामचेट्टी ये रात में पहरा देने वाली स्त्री थे। ये कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा है। यामचेट्टी कौन थे हर्ष के काल में? राजधानी में एक केंद्रीय सचिवालय और अभिलेखागार भी थे। सचिवालय प्रशासन की देखभाल करता था। अधिकारियों का वेतन नगद और भूमि के रूप में दिया जाता था। अधिकारियों की नियुक्ति राजा की इच्छा के अनुसार होती थी। अनेक पद उस समय वंशानुगत होते थे। सैनिक संगठन कैसा था हर्ष के समय? वेंगसंग हर्ष की सेना को चतुरंगिनी कहता है, अर्थात इसमें पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी की टुकड़ियां थी। सेना दक्ष थी। इनमें वीर, दक्ष और वंशानुगत सैनिकों को रखा जाता था और वह हर्ष स्वयं इसका निरीक्षण करता था और इसे नए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रखता था। अपनी स्थायी सेना के अलावा हर्ष को अधीनस्थ शासकों और सामंती सेना से भी मदद मिलती थी। वेंगसंग के अनुसार हर्ष की विशाल सेना में 1 लाख घोड़े और 60,000 हाथी थे और हर्ष की स्थायी सेना की जो संख्या लगभग 6 लाख थी। बाणभट्ट ने ऊंट के दस्तों का जो ऊंट थे उनके दस्ते का भी उल्लेख किया है। हर्ष के जलबड़े यानी नौसेना का भी उल्लेख मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेखों में हुआ है। तो हर्ष का जो सैनिक संगठन था वो बहुत मजबूत था। पुलिस और न्याय व्यवस्था, इसमें राजा ही न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। पुलिस व न्याय व्यवस्था सुसंगठित थी हर्ष के समय। कानून व्यवस्था से संबंधित अनेक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख थे महापरमात्र, परमात्री और मीमांसक। ये न्यायाधीश हुआ करते थे। पुलिस विभाग में दंडपाशिक, जो कि डंडा और रस्सी रखने वाले सिपाही होते थे। दंडिक, ये केवल डंडा रखने वाला सिपाही होता था। और चोरोधंडिक जो होता था वो चोरों का पता लगाने वाला यानी खुफिया पुलिस की तरह ये अधिकारी होते थे। इनका उल्लेख मिलता है। राज्य में गुप्तचरों की भी नियुक्ति की जाती थी। दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी, इसलिए अपराध बहुत कम होते थे। राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास और सामाजिक नियमों को तोड़ने के लिए अंगभंग का दंड दिया जाता था। साधारण अपराधियों पर प्राय जुर्माना किया जाता था, किंतु फिर भी राजपथ और जलमार्ग जो थे वो सुरक्षित नहीं थे। गुप्तकाल में दंड व्यवस्था कठोर न होते हुए भी अपराध कम होते थे, जबकि हर्ष के शासनकाल में कठोर दंड विधान होने के बावजूद भी गुप्तकाल की अपेक्षा अपराध अधिक होते थे। देश निकाले का दंड भी दिया जाता था। हर्षचरित और वेंगसंग के विवरण से मालूम चलता है कि त्योहारों पर कैदियों को प्राय मुक्त कर दिया जाता था, फ्री कर दिया जाता था। अभियुक्तों की निर्दोषता को जांचने के लिए अग्नि, जल, विष आदि का प्रयोग किया जाता था। राजस्व व्यवस्था, राज्य को विभिन्न सोर्स से आय प्राप्त होती थी। सबसे अधिक आय जो होती थी वो भूमि से होती थी। किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते थे, जिनमें उद्रंग, ऊपरी कर, धान्य और हिरण होते थे। किसानों से उपज का वांछित भाग कर के रूप में लिया जाता था। चारागाह तथा खनिजों पर भी कर लगाया जाता था। भूमि पर कर का निर्धारण पर्यवेक्षण तथा माप और खेतों की सीमा के आधार पर किया जाता था। भौगिक कर वसूलने वाला अधिकारी तथा पुस्तपाल जो होता था जमीन का हिसाब रखने वाला अधिकार होता था। व्यापार तथा उद्योगों और अपराधियों पर लगाए गए जुर्माने से भी राज्य को आय होती थी। वेंगसंग के अनुसार राज्य की जो आय होती थी वो सरकारी और आर्थिक कार्यों और सार्वजनिक अधिकारियों और विद्वानों को सहायता देने और पुरस्कार देने तथा दान पुण्य के कार्यों में खर्च होता था। नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च के लिए 100 गांवों से होने वाली आय राज्य की ओर से दी जाती थी। प्रांतीय और स्थानीय शासन कैसा था? हर्ष ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। इनका शासक सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे उपरीक, महाराज, आयुक्तक, गोप्ता, भूपति, राजस्थानीय या राष्ट्रीय। इस तरीके से इन नामों से जाना जाता था। भुक्ति को फिर से जिलों में यानी विषयों में विभाजित किया गया था, जिसका मुखिया विषयपति कहलाता था। फिर विषय पथक या पृथक जो कि तहसील होती थी उसमें विभाजित था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रमुख जो होता था वो ग्रामिक या महत्तर कहलाता था। वह गांव के प्राय सभी मामलों का फैसला करता था और यह एक अवैतनिक कर्मचारी होता था। हर्षवर्धन की धार्मिक नीति, ये एक धर्म सहिष्णु शासक था और शैव मतावलंबी होते हुए भी उसने अन्य धर्मों को भी समान दृष्टि से देखा। वह विभिन्न संप्रदाय के विद्वानों को बुलाकर धार्मिक चर्चा करता था। वेंगसंग तथा अपनी बहन राजश्री और बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के कारण वह बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। हर्ष के प्रयासों से महायानी बौद्ध धर्म का चीन में प्रचार हुआ तथा उसी के प्रयासों से भारत में भी इसके प्रसार की गति तेज हुई।
वेंगसांग के सम्मान में तथा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के प्रसार के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक सभा बुलाई। 18 या 23 दिन तक यह सभा चलती रही, जिसमें 20 राज्यों के राजा, विभिन्न धर्मों के विद्वान, ब्राह्मण तथा हीनयानी और महायानी बौद्ध एकत्रित हुए। इस अवसर पर कन्नौज में एक विशाल संगाराम तथा 100 फीट ऊंचा बुर्ज बनवाया गया, जिसमें हर्ष के कद के बराबर एक सोने की प्रतिमा जो बुद्ध की थी वो स्थापित की गई। इस सभा में वेंगसांग ने महायान की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया, जिससे हीनयान संप्रदाय ने वेंगसांग की हत्या का षड्यंत्र रचा। इसी अवसर पर सभा के अंतिम दिन किसी के द्वारा बुर्ज में आग लगाने तथा हर्ष की हत्या का प्रयास और हर्ष द्वारा 500 ब्राह्मणों के निष्कासन का उल्लेख भी वेंगसांग करता है। और इसी सभा में महायान संप्रदाय की श्रेष्ठता स्थापित की गई। हर्ष ने कश्मीर से बुद्ध का दांत मंगवाकर कन्नौज में प्रतिष्ठित किया। हर 5वें साल में वह प्रयाग में महामोक्ष परिषद, जो कि धार्मिक अधिवेशन होता था, उसका आयोजन करता था, जिसमें पहले दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की और तीसरे दिन शिव की पूजा होती थी और चौथे दिन दान दिया जाता था। इस अवसर पर वह अपने 5 वर्षों की जो अर्जित संपत्ति होती थी, यहाँ तक कि वे अपने वस्त्रों का भी दान कर दिया करता था। इस प्रकार वह अपने प्रजा के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए हर्ष ने बहुत प्रयास किए। कला और साहित्यानुरागी के रूप में हर्ष ने अनेक बौद्ध विहारों, मठों और स्तूपों, मूर्तियों और देव मंदिरों का निर्माण करवाया। कन्नौज की धार्मिक सभा में उसने स्वर्ण की बुद्ध प्रतिमा का निर्माण करवा के स्थापित की। गंगा के तट पर हजारों स्तूपों का निर्माण करवाया। हर्ष चूंकि स्वयं विद्वान था तथा विद्वानों को समुचित आदर देता था, उन्हें दान देता था तथा शैक्षणिक संस्थाओं को उदारतापूर्वक अनुदान दिया करता था। हर्ष के दरबार में अनेक प्रसिद्ध कवि और लेखक रहते थे। इन कवियों में प्रमुख थे कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट। उन्होंने पूर्व पीठिका और चंडी शतक की भी रचना की। बाणभट्ट के अलावा मातंग दिवाकर और मयूर नामक 2 अन्य प्रमुख कवि भी थे। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। शीलभद्र नामक विद्वान भी हर्ष के काल में ही हुआ था। हर्ष के दरबार में एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान था जयसेन, जो शब्द विद्या, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र और गणित का प्रकांड विद्वान था। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष काव्य रचना में दक्ष था। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि शोडल ने अवंती सुंदरी कथा में हर्ष को कविंद्र कहा है। हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे। इत सिंह के अनुसार हर्ष ने नागानंद की रचना करके उसे अभिनीत भी करवाया था। अब हम पढ़ेंगे वेंगसांग का यात्रा विवरण। वेंगसांग चीनी यात्री जो कि हर्ष के समय में आया था। इनका जन्म 605 ईस्वी में चीन के हुनानफू प्रदेश में हुआ। अल्पायु में ही बौद्ध धर्म इन्होंने धारण कर लिया था तथा बौद्ध भिक्षु बनकर उन्होंने चीनी भाषा में अनुदित जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया, किंतु यहाँ उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन करने का विचार बनाकर भारत आने का निश्चय किया। 29 वर्ष की उम्र में 629 ईस्वी में उन्होंने वो भारत के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और चीन से भारत पहुंचने में उसे लगभग 1 साल का समय लगा। तुर्फान, ताशकंद, समरकंद होता हुआ 630 ईस्वी में पहुंचा और हिंदू कुश पर्वतमाला पर पार करके उसने कपीश की राजधानी श्लोका नामक बिहार में चातुर्मास्य व्यतीत किया। वहां से वह फिर कश्मीर पहुंचा। यहाँ उसने 2 वर्ष तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके बाद वह पंजाब और थानेश्वर होता हुआ कन्नौज पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात सम्राट हर्षवर्धन से हुई। हर्ष ने वेंगसांग का खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद वह असम, ताम्रलिप्ति, उड़ीसा, कांचीपुरम, पामीर, खोतान होता हुआ 645 ईस्वी में अपने देश चीन लौट गया। वह अपने साथ 657 बौद्ध पांडुलिपियां ले गया और अपना शेष जीवन चीन में रहते हुए बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने में व्यतीत किए। ये हर्षकालीन भारत है और उस समय की वेंगसांग की भारत यात्रा ये एरो में दिखाई गई है। आने और जाने दोनों का रास्ता एरो से आपको दिख रहा होगा। उसने कुल 74 ग्रंथों का 74 ग्रंथों का अनुवाद किया। 664 ईस्वी में चीन में उसकी मृत्यु हो गई। उसने भारत में 15 साल व्यतीत किए। अनेक विद्वानों ने उसे यात्रियों का राजकुमार, विधि का पूर्ण ज्ञाता तथा वर्तमान शाक्य मुनि की उपाधियों से विभूषित किया। वेंगसांग ने अपनी यात्रा का जो विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक पाश्चात्य संसार के लेख शियुकी में लिखा, उसके विवरण से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। वेंगसांग के विवरण से पता चलता है कि हर्ष के शासनकाल में प्रजा जो थी वो सुखी और संपन्न थी। प्रजा से बेगार, जो कि मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की जो प्रथा थी वो नहीं ली जाती थी।
भूमि कर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। किसानों को नगद और अनाज के रूप में लगान देने की सुविधा प्राप्त थी। राजकीय आय सार्वजनिक कार्यों, पदाधिकारियों के वेतन, विद्वानों को पुरस्कार देने तथा दान आदि पर खर्च किया जाता था। हर्ष के कठोर दंड विधान के कारण सरकारी नियमों का उल्लंघन बहुत कम होता था। राजा मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता था। उसका शासन बहुत ही उदार सिद्धांतों पर आधारित था। ये हर्ष के शासनकाल का वेंगसांग के द्वारा किया गया वर्णन है। हर्ष की वेंगसांग कहते हैं कि उस समय की जो सामाजिक स्थिति जो थी, वर्णाश्रम व्यवस्था थी वहाँ पर, और जो हर्षकालीन जो समाज के संगठन का ये मुख्य आधार थी वर्णाश्रम व्यवस्था। वेंगसांग के अनुसार समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों के अलावा मिश्रित जाति भी अस्तित्व में थी। ब्राह्मण अपना अधिकतर समय धार्मिक क्रियाकलापों में, और क्षत्रिय जो थे वो युद्धों में, और वैश्य व्यापार में, तथा शूद्र जो थे वो खेती तथा अन्य सेवा संबंधी कार्यों में व्यतीत करते थे। मिश्रित जातियों को अछूत माना जाता था। ये जातियां नगर के बाहर अलग बस्तियों में रहती थी। उस समय बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियों को दूसरा विवाह करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उच्च कुल की स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों का समाज में स्थान उतना ऊंचा नहीं था जितना पहले कभी था। वेंगसांग के अनुसार चीन में भारत को ब्राह्मणों का देश कहा जाता था। बौद्ध धर्म जो था वो पतनोन्मुख था, तथा ब्राह्मण धर्म जो था उस समय प्रगति पर था। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान वर्गों में विभक्त था। कपिलवस्तु और गया जो थे वो उस समय तक ध्वस्त हो चुके थे, फिर भी बौद्ध धर्म का लोगों पर प्रभाव था। अभी भी सैकड़ों बौद्ध भिक्षु मठों में रहते थे तथा अनेक शासक बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया करते थे। स्वयं हर्ष ने महायान संप्रदाय का प्रचार करने के लिए अनेक कार्य किए थे। जैन धर्म की दो शाखों दिगंबर और श्वेतांबर में से श्वेतांबर का अधिक प्रभाव था। वैश्य ही अधिकांशतः जैन धर्म को अपनाते थे। शासक जो था धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे। धार्मिक अत्याचार बिल्कुल नहीं होता था। प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में होने वाली धार्मिक सभा का भी उसने विवरण दिया है, जिससे हर्ष की उदारता, विभिन्न जो धर्म थे उनके प्रति उसका आदर भाव और दानशीलता का उल्लेख मिलता है। वेंगसांग के अनुसार इस समय कृषि, उद्योग और व्यापार अच्छी दशा में थे। उपज अच्छी होती थी। भूमि से प्राप्त होने वाली जो आय है वो राजकीय खर्च, वेतन, पुरस्कार और दान पुण्य के कामों में खर्च होती थी। उपज का 6ठा भाग जो था वो कर के रूप में होता था। राज्य को सीमा शुल्क और चुंगी से भी आमदनी होती थी। वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत दशा में था। सूत और ऊन को मिलाकर कौशय वस्त्र बनाया जाता था। मलमल का भी निर्माण होता था। आभूषण तथा प्रसाधन के भी सामान बनाए जाते थे। सोने चांदी की मुद्रा के अलावा कौड़ियों तथा मोतियों का भी व्यवहार मुद्रा के रूप में होता था। भारत दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से अपने पूर्वी तथा पश्चिमी बंदरगाहों से व्यापार करता था। ताम्रलिप्ति इस काल का प्रमुख बंदरगाह था। विदेशों को कपड़ा, चंदन, गर्म मसाला, मोती और हाथी दांत की वस्तुएं निर्यात की जाती थी, तथा विदेशों से सोना, चांदी, हींग और घोड़े का आयात होता था। वेंगसांग के अनुसार शिक्षा की संगठित पद्धति इस समय विद्यमान थी। मंदिर और मठ जो थे वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्रारंभिक शिक्षा ब्राह्मणों द्वारा घरों अथवा छोटे मंदिरों में प्रदान की जाती थी, और उच्च शिक्षा मठों में प्रदान की जाती थी। तक्षशिला चिकित्सा विज्ञान, उज्जैन जो था वो नक्षत्र विज्ञान के प्रसिद्ध केंद्र थे। गया में महाबोधि विश्वविद्यालय धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में उस समय सबसे बड़ा मठ था, जिसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, और जो इसका प्रमुख जो था उस समय शीलभद्र था। वेंगसांग का कहना है कि पूर्व में नालंदा आम का बाग था, और अनेक शासकों ने उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता और दान देकर इसे विशाल विश्वविद्यालय में परिणित कर दिया था। हर्ष के समय वह 6 मंजिला भवन था, तथा 10,000 छात्र इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, और देश विदेश के छात्र यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा, आवास, भोजन आदि इस समय निःशुल्क था। इसके खर्च के लिए 100 गांवों की आय शासकों द्वारा दी जाती थी, और स्वयं जो है वेंगसांग था उसने यहाँ 5 साल तक शिक्षा ग्रहण की थी। इस प्रकार चीनी यात्री के विवरण से तत्कालीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। तो आज हमने पढ़ा हर्ष के शासन प्रबंध के बारे में और वेंगसांग के यात्रा विवरण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।